हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमें मालूम है, हम जो है 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जो है बहुत सी चीजें हमने पीछे की क्लास में अच्छे से पढ़ी थी। पढ़ा था कि प्रकाश से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो पढ़े थे, प्रकाश से संबंधित जो है गुण भी पढ़े थे। इसके साथ साथ हमने दर्पण पढ़ा था कि दर्पण क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, दर्पण से किन किन परिस्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बहुत सी चीजें जो है हमने पीछे पढ़ ली थी। अब जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो टोटल जो आज हम पढ़ेंगे वो अपवर्तन से संबंधित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखो इधर, तो सबसे पहले पॉइंट पर हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। एक चीज और समझ लो, प्रकाश के अपवर्तन समझने से पहले एक चीज समझ लो, क्योंकि अपवर्तन में वो चीज का यूज होगा। क्या चीज है वो ये है कि दो माध्यम होते हैं, प्रकाश के आधार पर दो माध्यम होते हैं, प्रकाशिक माध्यम। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। हमारा आज का पॉइंट जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन। और जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो अपवर्तन में हमें सबसे पहली चीज तो है, हमें ये पता हो कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है, क्योंकि इसके बाद जो है हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पता हो, हमें पता हो कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। देखो इधर, सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। प्रकाश की जो चाल है जिसमें अधिक होती है वो होता है विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो कौन सा माध्यम है, वो विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश ज्यादा तेजी से चल सके वो कौन सा है, विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश कम तेजी से चल पाए, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो कौन सा माध्यम है, वो है सघन माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम में क्या क्या अंतर है? इसमें यह है कि जिसमें प्रकाश की चाल जो है वो कम होती है वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। और जिसमें प्रकाश की जो चाल है वो अधिक होती है वो कौन सा माध्यम है, वो है विरल माध्यम। अब उदाहरण समझो यहाँ पे, जैसे जैसे हमारे पास दो हैं, एक है कांच, एक हमारे पास है कांच और एक हमारे पास है जल। एक हमारे पास क्या है, कांच, और एक क्या हमारे पास, जल। तो कांच में प्रकाश की चाल, यानी कांच में प्रकाश कम स्पीड से जाएगा किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो कांच और जल में जल जो है वो कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। क्योंकि जल में प्रकाश की चाल कैसी होगी, अधिक होगी। जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी और कांच में प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी। तो कम वाला सघन माध्यम और अधिक वाला विरल माध्यम। अब दूसरा एग्जांपल ले लें, एक हमने ले लिया जल और एक ले लिया हमने वायु। एक हमने जल ले लिया और क्या ले लिया, वायु। अब इनकी अगर तुलना करेंगे तो इन दो माध्यम में जो जल है वो विरल माध्यम होगा और जो वायु है वो जल है वो कौन सा माध्यम होगा, जल जो है वो होगा सघन माध्यम और वायु जो है वो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम। समझ में? जल यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे विरल माध्यम बताया, लेकिन यहाँ पे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। किसी के सापेक्ष देखेंगे, जल और कांच में कौन सा सघन होगा, जल जो है सघन होगा और कांच जो है वो क्या होगा, वो जल जो है वो कैसा होगा, विरल होगा और कांच जो है वो कैसा होगा, सघन होगा। जल और वायु में देखा जाए तो वायु जो है वो कैसा होगा, विरल, और जल जो है वो कैसा होगा, सघन। ठीक, सीधी सी बात ऐसे समझ लो, जिसके अणु पास पास होते हैं, बहुत सघन होते हैं, पास पास मतलब सघन, मतलब पास पास बिल्कुल होते हैं, तो वो कौन सा है, सघन माध्यम। तो कांच और जल में कांच के अणु ज्यादा पास पास धसे रहते हैं, तो ये कौन सा हो गया, कांच हो गया सघन, और ये इसके थोड़े जो है कांच की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, तो ये क्या हो गया, जल हो गया विरल। यहाँ पे वायु के कण जो है दूर दूर होते हैं किसकी अपेक्षा, जल की, तो ये हो गया विरल और ये क्या हो गया, सघन। तो यही पॉइंट लिखना है, सघन माध्यम क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल जो है कैसी होती है, कम होती है। यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम, हेडिंग लिखेंगे सघन माध्यम। और इसमें लिख देंगे वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कैसी होती है, कम होती है,
सघन माध्यम कहलाता है। लिख देंगे जैसे, उदाहरण लिख देंगे सघन माध्यम में, जैसे लिख देंगे कांच हो गया है, कांच हो गया, हीरा हो गया आदि। कांच कौमा हीरा आदि। ठीक। दूसरे नंबर पर लिखेंगे विरल माध्यम। लिखेंगे वह माध्यम जिसमें वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जिसमें प्रकाश की चाल कैसी होती है, जिसमें प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है, वो कौन सा माध्यम कहलाता है, वो कहलाता है विरल माध्यम। लिख देंगे यहाँ पे विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। लिख देंगे जैसे वायु। वायु जो है वो कैसा माध्यम हो गया, वायु जो है वो कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। और जो है दूसरा क्या हो जाएगा, कांच की अपेक्षा जल भी जो है कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो ये हो गया विरल माध्यम, एक हो गया सघन माध्यम और एक क्या होता है विरल माध्यम। ये चीजें हमें याद रखनी है, क्या होता है सघन और एक क्या होता है विरल माध्यम। ठीक है। अब हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बाद जो हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में लिखेंगे। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण है जाए, अपवर्तन का मतलब है कि हम सीधे जा रहे हैं, हमारा रास्ता ये है, हमारा रास्ता ये। अपवर्तन का मतलब क्या वो समझो, ऐसे जा रहे थे, हमारा सीधा रास्ता ये। ठीक। और या ऐसे आ रहे थे हम, ऐसे करके ऐसे आ रहे थे, ऊपर से ऐसे आ रहे थे सीधे। ठीक। ऐसे सीधे आ रहे थे। ठीक। हमारा रास्ता ये है, ऐसे आ रहे थे। इधर भरा है पानी, हम इधर से आ रहे हैं, हम चल रहे हैं। अभी प्रकाश का अपवर्तन नहीं, अभी अपवर्तन सीधे से अपना उदाहरण लेके समझ लो ये अपवर्तन क्या। ये हम ऐसे सीधे ऐसे आ रहे हैं और इधर जो है रास्ते में ये पानी भरा है, यहाँ पे क्या भरा है पानी, यहाँ पे क्या भरा है ये पानी भरा है। और ऐसे रास्ता आइए, ऐसे रास्ते में आए हम और ये हमें रास्ते में भरा बन गया पानी। तो हमारा जो वास्तविक मार्ग है वो वास्तविक मार्ग क्या है, हमें जाना कैसे था, सीधे ये हमारा रास्ता है, हमारा रास्ता ये है। लेकिन पानी के कारण हमारा जो रास्ता जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। हमारा ऐसे जाना था, पानी में जैसे घुसे हमें जाना ऐसे सीधे था, लेकिन इस पानी की वजह से हमारा रास्ता थोड़ा तिरछा हो गया ऐसे करके। ठीक है। वो किसकी वजह से हुआ है, इस माध्यम की वजह से, इस पानी की वजह से। तो ये जो घटना है कि हमारे जाना ऐसे था, ऐसे ना जाके हम ऐसे विचलित हो गए, इस घटना को क्या बोला जाए, प्रकाश का मतलब इस घटना को अपवर्तन बोला जाए। अगर प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हुआ तो किसका अपवर्तन बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। दूसरी चीज तो समझ में आ गया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है या अपवर्तन क्या है। देखो समझ लो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश, ये है वायु और ये हमने मान लिया जल, तो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, कौन से माध्यम से, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किस में जाता है, किसी दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित होता है। जाना ऐसे सीधे था, सीधे ना जाके वो अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। इस घटना को क्या बोला जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब वो विचलित दो तरीके से हो सकता है, एक तो उसे जाना ऐसे सीधे था, जाना कैसे था, सीधे था। इधर समझ लेंगे यहाँ पे, ये ऐसे मान लिया यहाँ पे पहला माध्यम है ऊपर और दूसरा माध्यम ऐसे। ठीक। तो प्रकाश ऐसे आया एक माध्यम से, ऐसे करके इस माध्यम से आया और ऐसे दूसरे माध्यम में गया। पहले माध्यम से किस में गया, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया। जाना इसको कैसे था, सीधे,
लेकिन ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे निकल गया, तो ये घटना तो हो गई अपवर्तन। ये घटना जो है मेरे भाई, इस घटना को ही क्या बोला जाएगा, इस घटना को ही बोला जाएगा अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन है। तो ये जरूरी थोड़ी ना इसका मार्ग ये था, तो ये इस मार्ग पे इसको जाना था, लेकिन ये इधर निकल गई है, तो ये इधर भी जा सकती है और ये अपने मार्ग से इधर भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि ये इधर जा रही उधर जाए, इधर जा रही इधर भी आ सकती है। अब कब ये उधर जाएगी कब ये इधर आएगी, वो डिपेंड करेगा माध्यम से, कि वह कौन से माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा माध्यम पे, कि कौन से माध्यम से वह किस माध्यम में जा रही है। देखो इधर यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके, ये हमने मान लिया ऊपर है सघन माध्यम, और सघन माध्यम विरल माध्यम दोनों चीजें बता दी हमने। ऊपर है सघन माध्यम और नीचे विरल माध्यम। ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि जो आने वाली किरण है इसे कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और इसे क्या बोलते हैं, जिस बिंदु पर आपतित होती है इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। और अभिलंब जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। इस वाले बिंदु को क्या बोला जाए, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ये ऐसे करके लंबवत रेखा खींच दें, इस रेखा को बोला जाएगा अभिलंब। इस रेखा को क्या बोला जाए, अभिलंब। ठीक है, जाना ऐसे था सीधे, जाना कैसे था, सीधे था। लेकिन ये सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जाना ऐसे सीधे था, अगर ये इधर आ गई इसका मतलब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन ये उधर चली गई है तो ये अभिलंब से दूर हट गई है। ठीक है, सघन से जब विरल में आती है तो ये प्रकाश की किरण जो है किधर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि जाना इसको कैसे था, ऐसे सीधे, सीधे ना जाके ये इधर नहीं आएगी, अविलंब की ओर नहीं आएगी, ये किधर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, जब प्रकाश की किरण जो है सघन से विरल में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब अगर इसका अपोजिट हो जाए, मान लिया इधर विरल माध्यम है और इधर जो है सघन माध्यम है, अगर जो है प्रकाश की किरण जो है वो किस माध्यम से किस में आ रही है, विरल से सघन में, तब ये अविलंब से दूर नहीं हटेगी, तब ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। जाना इसको सीधे था, सीधे ना जाके ये किधर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, अगर विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जा रही तो वो अविलंब से दूर हटेगी। ये दो पॉइंट याद रखने। इस घटना को बोला जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को क्या बोला जाएगा, इसी घटना को बोला जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो अब यही वाली हेडिंग लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, वही चीज लिखेंगे। ठीक है, जो चीज हमने बताई है वही चीज लिखेंगे। बताओ क्या बताई हमने, क्यों, बोलो मेरे भाई क्या बताया हमने। हमने ये बताया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यही चीज लिख देंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
बनाएंगे दोनों। ये हमने मान लिया ये एक माध्यम है, ऊपर हमने मान लिया सघन माध्यम, ऊपर क्या मान लिया, ये मान लिया हमने सघन माध्यम, और ये मान लिया हमने विरल माध्यम। यानी कि जो पहला डायग्राम है इसमें प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। दूसरा जो डायग्राम है ये अपोजिट मान लेंगे, इसमें हम मान लेंगे प्रकाश की किरण जो आ रही है वो विरल माध्यम से, इसमें प्रकाश की किरण किसमें आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है, सघन माध्यम में। दो हम डायग्राम बनाएंगे, एक जो है दोनों अपवर्तन वाले बनाएंगे, एक में हम प्रकाश की किरण किससे दिखाएंगे, सघन माध्यम से आ रही विरल माध्यम में, दूसरे में हम दिखाएंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया ये वाला जो यहाँ पे है, ये वाली जो किरण है, इस वाली किरण को कौन सी किरण बोला जाए, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये वाली भी किरण कौन सी किरण है, आपतित किरण है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, ये है आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण हो गई है, और ये जिस पॉइंट पे टकराती है इससे बोला जाता है आपतन बिंदु। इससे कौन सा बिंदु बोला जाएगा, जिस पॉइंट पे टकराती है इसे कौन सा बिंदु बोला जाए, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ये ऊपर जो रेखा खींच दी है लंबवत रेखा, इसको क्या बोला जाए, अभिलंब। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोला जाए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरण को जाना कैसे था, प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना था, प्रकाश की किरण को कैसे जाना था, सीधे जाना था। लेकिन ये सीधे ना जाके अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, या तो ये उधर जाएगी या तो ये इधर आएगी। अब उधर जाएगी या इधर आएगी वो किस पे डिपेंड करता है, हमने बताया था वो डिपेंड करेगा इसके माध्यम से। तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आती है, अगर प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी। जैसे जाना इसको ऐसे था सीधे, इधर आ गई, इसका मतलब ये अविलंब की ओर हट जाए, अविलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन अविलंब की ओर झुकेगी नहीं, ये क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी। यानी ये कैसे निकल जाए, इधर निकल जाएगी। प्रकाश की किरण जो है वो किधर निकल जाएगी, अविलंब से दूर निकल जाएगी, ऐसे करके, या अविलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे करके चली जाएगी। ठीक, जाना ऐसे सीधे था लेकिन वो दूर हट गई। ठीक, ऐसे करके ये निकल गई है। ठीक है, और ये क्या है, ये कौन सी किरण बोला जाए, अपवर्तन हो रहा है तो इसे बोला है अपवर्तित किरण। ऐसे इसमें किसमें किसमें जा रही है, उसमें जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। जाना ऐसे था सीधे, अगर ऐसे सीधे जाना था, इधर चली गई तो अविलंब से क्या जाएगी, दूर हट जाएगी। लेकिन इस बार जो है वो क्या होगी, इसमें जो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अविलंब की ओर झुक गई है यहाँ पे, तो अविलंब की ओर झुक गई है। दोनों ही कंडीशन किसकी है, प्रकाश के अपवर्तन की। दोनों कंडीशन किसकी है, प्रकाश के अपवर्तन की। ये वाली जो किरण है इसे बोला जाए अपवर्तित किरण, तो यहां लिखेंगे अपवर्तित किरण। ऐसे ही सेम नाम जो है उस वाले में हो जाएगा, वो कौन सी किरण हो जाए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब। एक और पॉइंट याद रखना है, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण जो है इसे बोला है आपतन कोण, और आपतन कोण को हम प्रस्तुत करेंगे आई से। अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को बोला अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को किससे प्रस्तुत करेंगे, आर से। ऐसे ये हो जाएगी आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतित आपतन कोण हो जाएगा आई, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण आर। तो ये चीजें हो गई हैं, दोनों डायग्राम बनाने हैं, ये वाला हिंदी लिखना है, दोनों डायग्राम बनाने हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है, नोट करके ये लिख देंगे, हमसे पूछा जाता है कि यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगा, किधर हटेगी, विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगा, किधर हटेगी। तो यही चीज लिख देंगे, और ये पॉइंट याद भी रखना है, यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। हम लिख देंगे यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण किससे किससे जा रही है, सघन माध्यम से विरल में जाती है, सघन माध्यम से, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जाती है तो वह सघन से विरल में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से
दूर हट जाती है और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, और यदि विरल माध्यम से किसमें जाती है, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ये वाला पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में हमसे कई बार पूछा गया है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट जो है हमें क्या करना है, याद रखना है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिख देंगे। यहाँ पे कौन कौन से लिखेंगे, आपतित किरण के बारे में लिख देंगे, अपवर्तित किरण के बारे में लिख देंगे, ठीक है, आपतन कोण के बारे में लिख देंगे, अपवर्तन कोण के बारे में लिख देंगे, और इसके साथ साथ जो है हम किसके बारे में लिखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। फिर हम किसके नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी किरण लिखेंगे, आपतित किरण। यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, या ऐसे करके लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है, और दूसरे माध्यम में विचलित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। या पॉइंट करके लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तन से संबंधित, हेडिंग लिख देंगे यहाँ पे अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं, अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। किसके अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं हैं ये है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं लिखेंगे, फिर इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपतित किरण की। आपतित किरण क्या है, आपतित किरण, तो आपतित किरण हमें मालूम है कौन सी किरण है, ये जो पृष्ठ पर आई है, पृष्ठ पर आने वाली किरण को कौन सी किरण बोला जाए, आपतित किरण कहते हैं। तो ये चीज लिख देंगे, पृष्ठ पर आने वाली किरण को, एक माध्यम में आने वाली किरण को, या ऐसे लिख देंगे पृष्ठ पर अपवर्तित पृष्ठ लिखेंगे। ये कौन सा पृष्ठ है, अपवर्तित पृष्ठ, तो यही चीज लिख देंगे अपवर्तित पृष्ठ। अपवर्तित पृष्ठ पर जहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित पृष्ठ। तो अपवर्तित पृष्ठ पर आने वाली किरण को, अपवर्तित पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरे में लिख देंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण में हमने बताया था कि जो पृष्ठ से अपवर्तन होता है, जो पृष्ठ से विचलित हो जाती है, समझ में आया। अपवर्तित पृष्ठ पर विचलित होने वाली किरण को क्या बुलाया, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने मार्क से, या अपवर्तित जो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ से विचलित होने वाली किरण को पृष्ठ पर लिखेंगे, पृष्ठ पर। और कौन से पृष्ठ की बात हो रही है, अपवर्तित पृष्ठ। पृष्ठ पर विचलित होने वाली किरण को, पृष्ठ पर विचलित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। पृष्ठ पर विचलित होने वाली किरण को कौन सी किरण बोला जाए, अपवर्तित किरण कहते हैं। अगला लिखेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु लिखेंगे, आपतित किरण जिस बिंदु पर अपवर्तित होती है, आपतित किरण
आपतित किरण जिस बिंदु से अपवर्तित होती है, आपतित किरण जिस बिंदु से अपवर्तित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को तथा आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत रेखा को पृष्ठ के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। समझ में आया? ये वाला बिंदु जो है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से पृष्ठ पर लंबवत रेखा को क्या बोला जाए? अभिलंब कहते हैं। अब बचा है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, तो यही चीज एक साथ में लिख देंगे, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। आपतन कोण तथा क्या लिख देंगे? तथा अपवर्तन कोण। क्या है आपतन कोण और क्या है अपवर्तन कोण? देखो आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण आपतन कोण बोला जाएगा, और इसे किससे प्रस्तुत करेंगे? आई से। अपवर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बना कोण जो है वो क्या बोला है? अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को इससे किससे प्रस्तुत करेंगे? आर से। तो ये चीज लिख देंगे, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण तथा अविलंब के बीच आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और ब्रैकेट में लिख देंगे आपतन कोण को हम प्रस्तुत करेंगे आई से। आपतन कोण आई तथा अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाए? इसके बीच बने कोण को क्या बोला जाए? अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण को किससे प्रस्तुत करेंगे? आर से। अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या बोला है? आपतन कोण, तथा अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या बोला है? अपवर्तन कोण, और इसे किससे प्रस्तुत करेंगे? आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, लिख लो फटाफट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपवर्तन के नियम। अगला पॉइंट लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यहां पर लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हेडिंग लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। किसके नियम लिखना है? हमें लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। यहां लिख देंगे इसके निम्न 2 नियम हैं। इसके निम्न 2 नियम हैं। इसके का मतलब क्या है? इसके का मतलब है प्रकाश के अपवर्तन। इसके निम्न 2 नियम है, मतलब जो है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम यही है कि जो आपतित किरण है, पहला ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आई ये वाली किरण और अविलंब ये तीनों का तल क्या है? समान है। एक नियम ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसका ये हो जाएगा कि जो आई है, आई और आर है, आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण कितना है? आर है। तो आई की ज्या, जिसकी ज्या बोली जाए उसमें साइन का गुणा हो जाएगा। तो आई की ज्या का मतलब क्या है? साइन आई, और आर की ज्या का मतलब क्या है? साइन आर। ये जो अनुपात एक नियतांक होता है और इसे बोला जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या होता है? पहला तो ये हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते। दूसरा क्या हो रहा है? आई की ज्या मतलब साइन आई, और आर की ज्या का मतलब होता है साइन आई। इनका वो साइन आर। आपतन कोण की ज्या यानी कि आई की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या साइन आर। इनका जो अनुपात है ये नियतांक रहता है।
ये जो है वो क्या होता है, नियतांक, और इस नियतांक को n से प्रस्तुत करते हैं और इसे बोला जाता है माध्यम का अपवर्तनांक। यही दो नियम है, दोनों नियम हम लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे पहला नियम लिखेंगे आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण। पहला पॉइंट लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लिखेंगे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। दूसरा लिखेंगे आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का अनुपात। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। और नियतांक हम प्रस्तुत करते हैं n से, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जो नियतांक होता है, नियतांक किससे प्रस्तुत करते हैं, नियतांक को हम प्रस्तुत करते हैं n से, और इसे बोला जाता है माध्यम का अपवर्तनांक। लिख देंगे जिसे माध्यम का, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो अनुपात है जिसे क्या बोला जाता है, अनुपात जो है वो कैसा रहता है, वो एक नियतांक होता है और जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात करके लिख देंगे, अर्थात यानी कि साइन आई, आई की ज्या, और साइन आर यानी कि आर की ज्या का जो अनुपात है वो क्या बोला जाता है, वो एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, n से। इसे ही क्या बोला जाता है, अपवर्तन क्या द्वितीय नियम। और भी एक चीज है, इसका दूसरा नाम इसे बोला जाता है स्नेल का नियम। जो दूसरा वाला पॉइंट हमने, दूसरा वाला जो नियम लिखा है, इसे कौन सा नियम भी बोला जाता है, स्नेल का नियम। तो अगर हमसे बोला जाए स्नेल का नियम लिखिए, तो ये वाला दूसरा वाला पॉइंट लिख देंगे, इसी को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम। तो यहां पर लिख देंगे इससे स्नेल का, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम बोला जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसे स्नेल का भी नियम बोला जाता है। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन के नियम। किसके नियम हो गए, ये हो गए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। एक और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, अब हम अपवर्तनांक के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है जो माध्यम का, इसे क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक पॉइंट और इसमें हमें लिखना है कि अपवर्तनांक क्या है, और अपवर्तनांक जो है हम किससे किससे प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, अपवर्तनांक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहली तो हेडिंग हमें लिखना है अपवर्तनांक। इसके बाद जो हमें हेडिंग लिखनी है वो लिखनी है अपवर्तनांक। समझेंगे यहाँ पे अपवर्तनांक क्या है और अपवर्तनांक हम किससे प्रस्तुत करते हैं। देखो इधर अपवर्तनांक जो है वो हम प्रस्तुत करते हैं n से। जो अपवर्तनांक है इसे हम किससे प्रस्तुत करेंगे, n से। पहला पॉइंट ये बताओ कि अपवर्तनांक हम किससे प्रस्तुत करते हैं, n से। होता क्या अपवर्तनांक, देखो इधर ये हमारे पास है कांच, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऐसे करके, ये हमने मान लिया है कांच है। ये हमारे पास क्या है, कांच है। और इस कांच का हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो कैसे अपवर्तनांक निकलेगा, हमें मालूम है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, c से। और c का मान हमने शुरुआत में ही लिखाया था, c का मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड।
और इसे हम किससे प्रस्तुत करते हैं, सी से। तो अगर इस कांच का अपवर्तनांक निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो करना क्या है, जो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, सी है। ठीक, मान हमें मालूम है 3 × 10⁸ है, जहां पे हम क्वेश्चन लगाएंगे तो सी का मान कितना रखना है, 3 × 10⁸। तो अगर इस कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो वायु या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है उसमें भाग दे देंगे हम कांच की चाल का। किसका भाग दे देंगे, कांच की चाल। और कांच की चाल को हम प्रस्तुत करेंगे बी से। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किससे प्रस्तुत करते हैं, बी से। कांच में हो गई, हीरे में हो गई, जल में हो गई, तो इसमें प्रकाश की चाल बी से प्रस्तुत करेंगे। और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे प्रस्तुत करेंगे, सी से। तो इस कांच का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या आ रहा है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सी और इस कांच में प्रकाश की चाल बी, इसका जो अनुपात है वो क्या बोला जाएगा, इस कांच का अपवर्तनांक बोला जाएगा। ठीक है, एन बराबर क्या हो गया, C/B। ठीक, ऐसे जल का अपवर्तनांक निकालना है तो सी में भाग किसका दे देना, जल में प्रकाश की जो चाल है। तो अपवर्तनांक जो है एन से प्रस्तुत करते हैं, एन बराबर क्या होता है, C/B। और हमसे बोला जाए अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या है, तो एन बराबर क्या होता है, C/B, यही लिख देना है। ठीक, तो क्या होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, यहां पे लिखेंगे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में लिख देंगे सी, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का मतलब जिसमें भी हम निकाल रहे हो, कांच में कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच हो जाएगा माध्यम, हीरे का निकालना है तो हीरा हो जाएगा कांच। तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या बोला जाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ये पॉइंट भी लिख देंगे, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। लिख देंगे, अर्थात अपवर्तनांक एन बराबर होता है C/B। सी क्या है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो V है वो क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। एक पॉइंट लिख देंगे, यह एक मात्रकहीन राशि है। ये भी हमसे पूछा गया था, इसका अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो ये लिख देंगे, यह एक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन राशि का मतलब है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। लिख दो फटाफट इसको। ये हो गया। चाहे हमसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, या सिर्फ बोला जाए अपवर्तनांक, तो ये चीज लिखना है। ठीक है, और एक और पॉइंट आएगा जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हमसे बोला जाए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, इसे बोला जाता है अपवर्तनांक बोल दो, या इसको बोल दो निरपेक्ष अपवर्तनांक। चाहे हमसे अपवर्तनांक बोला जाए या हमसे क्या बोला जाए, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक ही चीज है। एक पॉइंट और हमसे बोल सकता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या, ये भी समझ लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, तो हमें जो है अभी समझ लो। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या, हमारे पास दो माध्यम है, एक है कांच और एक हमारे पास है जल। अभी भी हमारे पहले भी दो माध्यम थे, तो दो माध्यम में एक पहला ऊपर वाला जो माध्यम था वो कौन सा माध्यम था, वो था वायु या निर्वात। तो जहां पे वायु या निर्वात हो और दूसरा माध्यम हो, वहां पे अपवर्तनांक क्या बोला है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दो माध्यम है, एक हमारे पास कांच है और दूसरा क्या है, जल है। हमने बताया था किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे प्रस्तुत करते हैं, बी से। सिर्फ वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल किससे प्रस्तुत करेंगे, सी से। तो कांच है और जल है, तो इसमें कांच में भी प्रकाश की चाल को बी से प्रस्तुत करेंगे, जल में भी प्रकाश की चाल को बी से प्रस्तुत करेंगे। तो ये भी बी है, ये भी बी, इसे V1 मान लेंगे, इसे V2 मान लेंगे।
तो क्या रहेगा, पहले माध्यम यानी कि कांच में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल B1 अपॉन क्या रहेगा B2, ये भी क्या होगा अपवर्तनांक, लेकिन ये कौन सा अपवर्तनांक होगा, इसे बोला जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे कौन सा अपवर्तनांक बोला जाए, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ पे दोनों माध्यम अलग अलग हैं, वायु नहीं है। अगर वायु के सापेक्ष मानेंगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अगर हम वायु के सापेक्ष निकालना है, ये है कोई माध्यम जिसका अपवर्तनांक हमने ये n निकाला, वो किसके सापेक्ष निकाला, वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष निकालना है तो इससे क्या बोला है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दोनों अलग अलग माध्यम है, वायु नहीं है, तो इसे कौन सा माध्यम बोला है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर क्या रहा है B1 अपॉन V2। B1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इनका जो अनुपात होगा इसे क्या बोला जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में, और अगर पहला माध्यम जो है वायु है तो उससे क्या बोला जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और पहला माध्यम वायु नहीं है तो उसे क्या बोला जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ब्रैकेट लिख दें B1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में क्या लिख देना V2, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष का अनुपात क्या बोला जाएगा, आवाज आ रही है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष V2 का अनुपात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 हो गई तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का एक माध्यम का दूसरे माध्यम का नहीं, एक माध्यम का दूसरे माध्यम का, पहले ये सही लाइन नहीं बैठ रही है, प्रकाश की चाल V2 का अनुपात दूसरे माध्यम का अनुपात पहले माध्यम के, या ऐसे लिख देंगे, का अनुपात माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या बोला जाता है, माध्यम का अनुपात, यह चीज बैठी है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। लिख देंगे V बराबर क्या रहेगा, वो कहलाता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक n बराबर क्या रहा, n बराबर हो जाएगा B1 अपॉन क्या रहा है B2, B1 अपॉन B2। सापेक्ष अपवर्तनांक n बराबर क्या रहा है, B1 अपॉन B2। क्या समस्या है, ठीक है, ये B बराबर n बराबर क्या रहा है, B1 अपॉन B2। रिवाइज कर लेना अच्छे से, आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, कोई समस्या है दूसरी बार क्लास देख लेंगे, ठीक है, बाकी यहीं तक, इसके आगे का अगली क्लास में कराएंगे।